बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्यूट पॉइजन्स। ये जो एक्यूट पॉइजन है ना, ये लीथल हो सकता है अगर इसकी सिर्फ और सिर्फ सिंगल डोज का इस्तेमाल कर लिया जाए, यानी कि एक ही दफ़ा खाने से कोई भी जो है जानवर है वो किल कर सकता है। इसको हम लोग सिंगल डोज रोडेंटिसाइड्स भी कहते हैं। एक्यूट पॉइजन्स कैन बी लीथल फॉलोइंग बाय वन फीडिंग। रिस्क ऑफ, अगर हम लोग इसकी मजीद करैक्टरिस्टिक्स के हवाले से देखें ना, तो ये जो अक्यूट पॉइजन्स होते हैं ना, जो कि मार्केट में अवेलेबल है फॉर द कंट्रोल ऑफ रोडेंट्स, ये बहुत ही ना हाईली जो है ना इफेक्टिव है। लेकिन अब रिसेंटली टाइम्स में हम लोग को देखा गया है कि हाईली जो टॉक्सिक होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एक बहुत बड़ी रेंज तक ये है। ये जितने भी जो एक्यूट पॉइजन्स है ना, ये टॉक्सिक होते हैं नॉन पेस्ट मैमल्स के लिए। ठीक है, नॉन पेस्ट मैमल्स के लिए, जिसमें बर्ड्स हैं और बहुत ज्यादा जो है वो नेशनल इंपॉर्टेंस रखने वाले वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है, तो उनके लिए क्या है, ये हाईली जो है वो टॉक्सिक हो सकती हैं एक्यूट पॉइजन। लेकिन हमेशा ये क्या है, एग्जिस्ट आ रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल पॉइजनिंग। हमेशा जो है नॉन टारगेट एनिमल स्पीशीज के लिए जो है ये एक्सीडेंटल पॉइजनिंग का सबब बनता रहा है। जब भी एक्यूट पॉइजनिंग को अनट्रेन्ड पर्सन ने यूटिलाइज किया है, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है नेशनल इंपॉर्टेंस रखने वाली स्पीशीज को भी इसने टारगेट करके इनको लीथल बनाया है, उनको हिलाक किया है एक्यूट पॉइजन ने। अब हम लोग जो है इसलिए जो है केयरफुल, यानी कि प्रॉपरली ट्रेन्ड पर्सन जो है ना, प्रॉपरली ट्रेन्ड पर्सन ही एक्यूट पॉइजन का इस्तेमाल करे, ताकि जो है वो हमेशा टारगेट स्पीशीज को ही किल किया जा सके, उनको ही लीथल बनाया जा सके। यानी कि जितने भी प्लांट प्रोटेक्शन एक्सटेंशन वर्कर्स होते हैं ना, जो प्रॉपरली ट्रेन्ड हो, वो इस जॉब को जो है वो परफॉर्म करें। इकोनॉमिक लॉसेस के अलावा भी जो है, अगर तो नॉन टारगेट स्पीशीज किल हो जाती है, एक तो इकोनॉमिक लॉस तो होना ही होना है। अगर तो नॉन टारगेट स्पीशीज किल हो जाती हैं, तो इस तरह से जो है इनके इस्तेमाल का मिसट्रस्ट, यानी कि लोगों में इसका इत्मीनान नहीं बढ़ेगा और उसको इसका जो इस्तेमाल ना वो बहुत ही डिफिकल्ट बना देंगे। पब्लिक एक्सेप्टेंस नहीं होगी, पब्लिक सपोर्ट नहीं मिलेगी, जो कि इसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर है? कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर तो किसी भी टारगेट पेस्ट स्पीशीज की वजह से डिजीजेस का खतरा बढ़ जाए, अगर तो क्या है, डिजीज हैजर्ड, डिजीज हैजर्ड अगर इंक्रीज हो जाए ड्यू टू पेस्ट टारगेट स्पीशी, पेस्ट टारगेट स्पीशीज की वजह से अगर तो डिजीज का खदशा बढ़ जाए, तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लॉजिकल इंपॉर्टेंस है कि हम लोग जो है वो एक्यूट पॉइजनिंग का इस्तेमाल करते हुए जो है ना टारगेट स्पीशीज को किल करें और डिजीज को खत्म करें। क्लियर है? लेकिन इसके लिए ये भी है कि अगेन फॉर द कंट्रोल ऑफ फील्ड रैट्स की कंट्रोल के लिए ये डिजायरेबल है कि हम लोग इसका इस्तेमाल करें, एक्यूट रोडेंटिसाइड्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हाई एक्सपेंस होता है। ठीक है, इसमें लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, और क्रोनिक या फिर एंटी कोगुलेंट रोडेंटिसाइड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर रिपीटेड प्लेसमेंट ऑफ द पॉइजन बेड जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्लियर है? जहाँ पर डिजीज़ का खदशा ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ही लॉजिक हो जाता है, लॉजिकल इम्पोर्टेंस का हामिल हो जाता है। किसकी इम्पोर्टेंस का? एक्यूट पॉइजनिंग की इम्पोर्टेंस का। मजीद मैंने ये कहा कि फील्ड रोडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए डिजायरेबल है कि हम लोग एक्यूट रोडेंटिसाइड्स का इस्तेमाल करें। किसका इस्तेमाल करें? एक्यूट रोडेंटिसाइड्स का इस्तेमाल करें। किसका इस्तेमाल करना है? एक्यूट रोडेंटिसाइड्स का इस्तेमाल करना है। उसकी रीजन क्या है जी? क्योंकि रीजन रीजन उसकी रीजन ये है कि अगर तो हम लोग क्रोनिक का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें जो है रिपीटेड प्लेसमेंट होगी पॉइजन की, और बार बार क्रोनिक
इनके बार बार बेड वगैरह देने के लिए लेबर कॉस्ट भी लगेगी, लेबर कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो लेबर कॉस्ट को कम करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, एक्यूट रोडेंटिसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे रोडेंट्स को किल करने के लिए फील्ड के अंदर। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सीवर सिस्टम में, समटाइम्स इन सीवर सिस्टम्स, सीवर सिस्टम्स या फिर स्लटर हाउसेज या कुछ वायर हाउसेज वगैरह, ठीक है, बल्कि मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, स्लटर हाउसेज, स्लटर हाउसेज, स्लटर हाउसेज और वायर हाउसेज, जहाँ पे क्रोनिक पॉइजन का इस्तेमाल जो है ना वो एक्सेप्टेड नहीं होता रैट्स के लिए, क्योंकि इन जगहों पे जो है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर अवेलेबल होता है जो कि क्रोनिक पॉइजन की सक्सेस को डिफिकल्ट बना देता है। क्लियर है? बिकॉज इट मेक डिफिकल्ट टू मेंटेन क्रोनिक पॉइजन बेड इन अ फ्रेश एंड वेल एक्सेप्टेड कंडीशंस। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कॉन्टिन्यूस कंजप्शन की जाए ताकि इफेक्टिव जो है वो किल किया जा सके रोडेंट्स को। क्लियर है? यहाँ पे बेसिकली क्यों ज़्यादा ज़रूरी है एक्यूट पॉइजन के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर अवेलेबल होता है। क्या अवेलेबल होता है? मॉइस्चर्स अवेलेबल होता है, जहां पर हम लोग जो है वो क्रोनिक पॉइजन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पॉइजन क्योंकि रिपीटेड एक्सपोजर चाहिए होता है क्रोनिक पॉइजन के लिए, जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और मज़ीद ये कि इसको जो है वो हमेशा जो है इसके लिए भी एक पर्टिकुलर कंडीशंस हैं कि एक कॉन्टिन्यूस लेवल में जो है वो बेड का इस्तेमाल किया जाए ताकि जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो रोडेंट्स को खाए और किल कर जाए। अब ये जो कंसीडरेशन है ना वो इसको क्लियर बनाती है कि हम लोग जो है ना इसको किसका इस्तेमाल करें, एक्यूट पॉइजन का इस्तेमाल करें। अब एक्यूट टॉक्सिसिटी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है ताकि हम लोग क्विकली जो है ना नॉकडाउन कर सके इनिशियल हाई रेट पॉपुलेशन को। क्लियर है? एक्यूट टॉक्सिकेंट्स क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल हैं। एक्यूट टॉक्सिकेंट्स, acute toxicants are very useful। ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं ताकि क्या किया जा सके, क्विकली क्विक नॉकडाउन किया जा सके, नॉकडाउन किया जा सके इनिशियली हाई रेट पॉपुलेशन को, हाई रेट पॉपुलेशन को। क्लियर है? इसमें बेसिकली क्या है कि एक्यूट जो टॉक्सिकेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। क्यों यूजफुल है? ताकि इनिशियल रेट्स पे जो है ना हम लोग हाई रेट पॉपुलेशन को ख़त्म कर सकें, उसको क्विकली नॉकडाउन कर सकें। अगर तो सेम काइंड ऑफ पॉइजन का इस्तेमाल कर लिया जाए तो वो ज़्यादा जो है ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता, क्योंकि बैड शाइनेस आ जाती है और टॉलरेंस आ जाती है और वो जो है रेजिस्टेंस भी इख्तियार कर लेते हैं रोडेंटिसाइड्स। द सेम काइंड ऑफ पॉइजन शुड नॉट बी यूज्ड मोर देन ट्वाइस अ ईयर। एक साल में 2 से ज़्यादा दफ़ा जो है वो पॉइजन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सेम काइंड ऑफ पॉइजन शुड नॉट बी यूटिलाइज्ड। सेम काइंड ऑफ poison should not use twice a year। एक साल में 2 दफा जो है वो पॉइजन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या आ जाती है, बैड शाइनेस आ जाती है।
इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि टॉक्सिकेंट यानी कि पॉइजन का इस्तेमाल और बैड मटेरियल का इस्तेमाल जो है वो तब्दील होना चाहिए, ठीक है, विद विच इट इज मिक्सड व्हेन अ रीबाइटिंग प्रोग्राम इज प्लान्ड। इसलिए क्या करना चाहिए, टॉक्सिकेंट्स का और बैड मटेरियल का जो इस्तेमाल है वो चेंज होना चाहिए, रिकमेंड किया जाता है, इट इज रिकमेंडेड, रिकमेंडेड कि टॉक्सिकेंट्स यानी कि पॉइजन, टॉक्सिकेंट और इसके साथ साथ बैड मटेरियल, बैड मटेरियल जो है इसको चेंज होना चाहिए। जब भी री बैटिंग प्रोग्राम को प्लान किया जाए, प्रोग्राम इज प्लान्ड, क्लियर है। ये था बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स एक्यूट पॉइजन के बारे में। अब हम लोग करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने लगे हैं क्रोनिक पॉइजन के हवाले से कि व्हाट आर द डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स या व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द क्रोनिक पॉइजनिंग एज कंपेयर टू द एक्यूट पॉइजनिंग। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ chronic poisons। क्रोनिक पॉइजन में रिपीटेड एक्सपोजर चाहिए होता है। क्रोनिक पॉइजन आर क्यूमुलेटिव इन इफेक्ट एंड मोस्ट काइंड मस्ट बी कंज्यूम डेली फॉर 3 to 6 डेज टू कॉज डेथ। अगर तो किसी भी स्पीशीज की डेथ करनी है तो दिन में 3 से 6 दफा जो है इसका इस्तेमाल या इसकी कंजप्शन जो है वो जरूरी होती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना इस ग्रुप में हम लोग देखेंगे तो वो एंटीकोगुलेंट्स है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप आर दी एंटीकोगुलेंट्स। क्या है जी, एंटीकोगुलेंट्स। एंटीकोगुलेंट्स ये केमिकल्स होते हैं बेसिकली, दीज आर दी केमिकल्स दैट इंटरफेयर द नेचुरल क्लॉटिंग मैकेनिज्म, क्लॉटिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्लड, जो के ब्लड के कुदरती जो जमने वाला जो प्रोसेस है ना उसको क्या करते, उसमें मुदाखलत करते हैं, उसमें इंटरफेयर करते हैं। अब जबकि इंटरफेरेंस हो रहा है नेचुरल क्लोटिंग मैकेनिज्म के ब्लड में, तो जिसकी वजह से रोडेंट्स में क्या होगी, ब्लीडिंग हो जाएगी और ब्लीडिंग ही जो है वो डेथ का सबब बनेगी क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सेसिव इंटरनल हेमरेज हो चुकी है। डेथ किसकी वजह से होगी, एक्सेसिव इंटरनल हेमरेज की वजह से। हेमरेज अगर हम लोगों ने इसके ऑनसेट सिम्टम्स को देखना है तो वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से जो है ना इसके जो है ना सिम्टम्स शो होते हैं। ऑनसेट सिम्टम्स, ऑनसेट सिम्टम्स क्या होते हैं, रिलेटिवली स्लो, रिलेटिवली स्लो होते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ विटामिन के या फिर दूसरे लफ्जों में होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत ही इफेक्टिव एंटीडोट्स हैं जिसकी वजह से जो है ना एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकती है जानवरों के भी और इंसानों के भी। होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये क्या है जी, इफेक्टिव
एंटीडोट्स हैं, एंटीडोट्स हैं, यानी कि इनका ट्रीटमेंट है। अगर तो किसी ने क्रोनिक पॉइजन का इस्तेमाल कर लिया तो या तो उसमें विटामिन की या फिर सारे के सारे जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है ना उसको यकीनी बनाया जा सके, जो कि एक ज़बरदस्त किस्म की एंटीडोट से एक ज़बरदस्त किस्म का ट्रीटमेंट है। अगर तो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो जाए किसी भी जानवर में या फिर इंसान में, ठीक है, मैन एज वेल एज इन एनिमल्स। अगर तो एंटीकोगुलेंट्स की वजह से डेथ हो जाए तो मल्टीपल फीडिंग हो प्रोवाइड करनी पड़ती है किसी भी रोडेंट्स को, ताकि जो है एक पर्टिकुलर इफेक्ट जो है उसको हासिल किया जा सके, ठीक है। और इसके लिए जो है ये बहुत ही ज़्यादा सेफर है इंसानों के लिए भी और दूसरे नॉन टारगेट एनिमल्स के लिए। लेकिन जब हमने देखा ना एक्यूट पॉइजनिंग में तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो ये खदशा लाक था कि इसमें नॉन टारगेट पेस्ट स्पीशीज भी जो है ना वो इससे जो है ना वो इफेक्टेड हो सकती हैं। लेकिन इस केस में क्या है जी, ये सेफ है। अगर जानवर लेगा तो लेगा, अगर इंसान खुद लेगा मतलब कि उसको प्रोवाइड की जाएगी तो देन ही होगा। लेकिन एक्यूट में ज़्यादा खदशा था। सेफ है मैन के लिए और इसके साथ साथ नॉन टारगेट एनिमल्स के लिए, नॉन टारगेट एनिमल्स के लिए। मजीद ये कि जो बर्ड्स हैं जिसमें वाइल्ड के भी आ सकते हैं डोमेस्टिक भी आ सकते हैं, ये हाईली रेजिस्टेंस होते हैं इन कंपाउंड्स के लिए। बर्ड्स बोथ वाइल्ड एज वेल एज डोमेस्टिक क्रोनिक पॉइजन की वजह से क्या कर चुके इख्तियार कर चुके होते हैं, रेजिस्टेंस इख्तियार कर चुके होते हैं। तो इस वजह से चाहे इनको क्रोनिक पॉइजन मिले भी तो इन पे बर्ड्स में कोई भी इफेक्ट शो नहीं होता, ये नॉन इफेक्टेड ही रहते हैं। क्लियर है, इनमें जो है ये डेथ के चांसेस जो है वो ना होने के बराबर होते हैं। मजीद इंपॉर्टेंट एडवांटेज इसका क्या है एंटीकोगुलेंट पॉइजनिंग का, ये है कि ये ऑर्डरलेस होते हैं। ये क्या होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं और टेस्टलेस होते हैं। हाईली एक्सेप्टेड है रैट्स के लिए, क्योंकि ना तो इनकी स्मेल होती है ना इनकी कोई बदबू होती है, तो ये क्या है एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेड बाय रैट्स। रैट्स के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनमें कॉन्टिन्यूड फीडिंग जो है ना उसी से ही जो है वो पॉइजन की डेवलपमेंट हो सकती है किसी भी जानदार के अंदर। और बैट शाइनस भी इस तरह से नहीं होती क्योंकि एक ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है। अब मजीद ये कि इसमें जो है ना वो खुद ब खुद ही जानदार जो है ना रैट इट सेल्फ इज बिकमिंग वीकेंड हो रहा होता है क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से। एंटीकोगुलेंट्स को जो इस्तेमाल है ना वो ड्राई बैट के में हम लोग करते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ क्रोनिक पॉइजन इन द फॉर्म ऑफ ड्राई बैट, यूज किस में करते हैं जी, कोई ना कोई बैट मटेरियल लेते हैं उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं जो कि ड्राई में होता है। या ये ड्राई हो सकता है या इन द फॉर्म ऑफ सोडियम साल्ट हो सकता है, या इन द फॉर्म ऑफ सोडियम साल्ट हो सकता है, जो कि इजीली वाटर में सॉल्युबल होता है जब इसको मिक्स कर दिया जाए किसी भी लिक्विड बैट के साथ। मैक्सिमम और रैपिड मोर्टेलिटी के लिए ना रैट को जो है ना वो ट्रीटेड बैट जो है ना वो डेली देनी पड़ती है, ठीक है, और कुछ इंटरवल्स के बाद देनी पड़ती होती है। यहाँ तक कि जो है फीडिंग जो है ना शुड नॉट एक्सीड मोर देन 2 days, अदरवाइज इनका जो टॉक्सिक इफेक्ट होता है एनिमल्स में वो लूज हो जाएगा। क्लियर है, दूसरे लफ्जों में मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर तो हम लोगों ने एक इसकी जो है वो फीड प्रोवाइड कर दिया क्रोनिक पॉइजन की और अगर तो हम लोग 2 दिन मुसलसल ही नहीं देते तो आफ्टर 2 days जो है क्रोनिक पॉइजन का जो इफेक्ट है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। आमतौर पर जो रोडेंट होते हैं ना वो ईट करते हैं 30 से 50% ऑफ इट्स ओन बॉडी वेट फ्रॉम अ प्रीपेड क्रोनिक बैट, ताकि जो है प्रॉपर पीरियड ऑफ टाइम में जो है ना इनकी जो है डेथ हो जाए। अपने वेट से 30 to 50% तक जो है ये जो है वो बैट को हासिल करते हैं, ताकि जो है इनका 4 to 5 days में जो है इनकी डेथ हो जाती है, ये डाई कर जाते हैं रोडेंट्स। रिसेंटली अगर हम लोग बात करें ना
रिसेंटली तो कुछ न्यू और ज़्यादा ताकतवर जो क्रोनिक पॉइजन है ना वो डेवलप की गई हैं, जहाँ पर जो है वो ज़्यादा लॉन्गर पीरियड तक जो है ना वो बेड की कंजप्शन रेशियो जो है ना वो ज़रूरी नहीं होती इन रिलेशन टू दी बॉडी वेट। लेकिन जो है ना इसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए जो है ना हम लोग को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स और पर्टिकुलर जो है प्रिकॉशंस का इस्तेमाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉर्चुनेटली जो है ना इसको ब्यूलेट किया जाता है सेफ्टी फैक्टर्स में, ठीक है, ताकि वहाँ पे जो है वो उसकी पर्टिकुलर कंडीशंस रहें और ये ड्राई रहे ताकि आसानी से जो है वो इसको खा सके कोई भी रोडेंट्स। और ये प्रैक्टिकल भी इम्पॉसिबल है डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक के लिए जो कि इसको कंज्यूम कर सकते हैं इस बैड को। ये क्या है? फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली इट इज इम्पॉसिबल, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली ये क्या है जी? प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है फॉर डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक, डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक। ये क्या है? इम्पॉसिबल, इम्प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर दी डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक टू कंज्यूम दिस सच बैड। अब जो एंटीडोट्स है ना इनके, जो इनकी ट्रीटमेंट के हवाले से देखें तो वो स्टिल वेरी सेफ है इनका इस्तेमाल, और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर जो है ना वो क्रोनिक रोडेंटिसाइड्स जो है ना स्टिल रिक्वायर होती है इनको रेगुलर फीडिंग बैड के ऊपर, ताकि जो एनिमल है वो किल कर सके बहुत ज़्यादा। जब जब एंटी कोगुलेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है फील्ड रैट्स के लिए या फिर अर्बन रैट्स के लिए, तो उससे जो है ना मैक्सिमम जो है वो कंट्रोल किए जा सकते हैं, किल किए जा सकते हैं रोडेंट्स वगैरह। केयर शुड बी टेकन दैट दी बैड जो है ना रिमेन्स फ्रीली अवेलेबल। जो बैड है ना वो किसी भी अर्बन एरिया में या फिर फील्ड रैट में जो है फील्ड में अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि आसानी से जो है वो रैट्स को मिल सके तकरीबन 2 वीक्स तक लगातार, ताकि जो है यहाँ तक कि जो है ना खाते खाते उनकी डेथ हो जाए। एंटी कोगुलेंट्स का इस्तेमाल जो है ना वो 2 ग्रुप्स है बेसिकली, एक है एंटी कोगुलेंट्स, एंटी कोगुलेंट्स इनके बेसिकली क्या है? 2 ग्रुप्स हैं। एंटी कोएगुलेंट्स इनके क्या है? 2 ग्रुप्स हैं। वन इज दैट हाइड्रोक्सी कोम्यूरेंस जिसमें वारफिन आ जाता है और टोमरिन आ जाता है। एंड द सेकंड इज दैट इन डेंडियोन्स जिसकी एग्जांपल है जी हमारे पास, जिसमें आ जाता है पाइवल आ जाता है, ठीक है, डाइफियासिनोन आ जाता है, क्लोरोफेसियोन आ जाता है। पाइवल या फिर हम लोग इंडेंडियोन की बात कर रही हूँ, इसमें क्या आ जाता है जी? डाइफासिनोन आ जाता है, ठीक है। और मजीद ये कि इसकी एग्जांपल जो है वो हाइड्रो क्लोरोफासिनोन आ जाता है, फाइसिनोन, क्लोरोफाइसिनोन। पाइवल, डाइफेसिनोन, क्लोरोफेसिनोन आर दी एग्जांपल्स ऑफ इंडेंडियोन्स। लेकिन हाइड्रोक्सी क्यूमरेंस की बात करें तो उसमें मैंने आपको एग्जांपल दी है वारफ्रेन की, वारफारेन एज वेल एज टोमोरिन। क्या वर्ड है जी? टोमोरिन। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोक्सी क्यूमरिन्स। एंड इंडेंडियोन्स की है डायफेसिन, पाइवल और क्लोरोफाइसिन। ये जो एंटीकोगुलेंट्स की जो टाइप होती है ना ये डिफरेंट कंट्रीज में जो है ना वो डिफरेंट वेरिएबिलिटीज के साथ अवेलेबल होती है। ये डिपेंड करता है लोकली मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर।
करंटली जो वारफेन है और टोमरिन है ना और इक्विमिन, इसको सिर्फ और सिर्फ ये एंटीकोगुलेंट्स हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान में, क्लियर है। लेकिन अगर हम लोग बात करें ना पाइविल की और डेफी, इसमें इंडेंडियोन्स वगैरह की, तो इसकी भी जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट इसका जो है ना इफेक्ट डिपेंड करता है लोकली मैन्युफैक्चर्ड टाइप के ऊपर, क्लियर है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो ज़रूर पूछेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।